कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात मिडिल ईस्ट की। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह पर लगातार हमला जारी है। बेरूत पर तो इजराइल ने हवाई हमले की बरसात कर दी, उधर हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह चीफ पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल पर करीब 200 मिसाइल दागे। ईरान के हमले का इजराइल ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन कहा कि वह जवाबी कार्रवाई तो जरूर करेगा। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सामरिक मामलों के जानकार लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी और पश्चिमी एशिया के जानकार डॉक्टर मुस्तैक हुसैन। जनरल कुलकर्णी, पहला सवाल है कि इजराइल के हमले जो हैं थम नहीं रहे हैं, लगातार जारी है, गजा से लेकर लेबनान तक। धन्यवाद। ये तो एक वाकई बहुत ही मैं कहूँगा कठिन परिस्थिति में पूरी दुनिया उलझ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार अब 1 साल हो गया है और उस 1 साल के बाद भी जो इजराइल चाहता था वो नहीं हुआ, और जिस प्रकार से ईरान ने लगातार अपने प्रॉक्सीज के द्वारा, हमास, हिजबुल्लाह, हुरीज के द्वारा जो प्रेशर इजराइल पे डालने की कोशिश की, उसका भी कोई नतीजा न निकला और खुद भी लड़ाई में मैं कह सकता हूं कि उतर पड़ा। और ऐसी लड़ाई जिसपे अप्रैल में मिसाइल बरसाए और फिर से अब दोबारा 180 के आसपास, पर इस बार फर्क उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी थे। तो ऐसे हालात में अब और क्योंकि जो डिस्टेंस है ईरान का इजराइल से वो 2001 किलोमीटर होने के नाते बहुत मैं कहूँगा एक बंदिशें खड़ी होती हैं डायरेक्ट अटैक में। अनलाइक जो लेबनान हुआ या फिर गाजा पट्टी हुआ, इसके ऊपर कैसे है, या गोलान हाइट्स हुआ, ये ग्राउंड इन्वेजन से आप काम कर सकते हो। तो वहां पर वो ग्राउंड इन्वेजन नहीं हो सकता है, चाहे ईरान की कितनी भी ताकत क्यों ना हो। तो ऐसे ही इसमें अब क्या कर सकते हैं ये सोचना है। मुझे लगता है ईरान को लग रहा था कि जिस प्रकार से तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है, हमास का जो खात्मा इजराइल ने सोचा वो नहीं हो पाया, और हमास ने भी जिस मकसद से शुरू किया होगा ये सोच करके कि इजराइल जो है जिस प्रकार से अपनी कार्रवाई कर रहा है, शायद ईरान ने मौका चुना और सोचा कि बस ये ठीक है कि अब इस वक्त इजराइल के ऊपर दबाव डाला जा सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है, अमेरिका जो है वो साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व है, तो काफी कुछ उसका कमिटमेंट है। तो शायद इजराइल को इतना जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो हमास ने भी किया। उधर हिजबुल्लाह जो था, मुझे लगता है एस, मतलब ऐसा एक पैदा जो ईरान ने खड़ा किया जबरदस्त, जिसको इक्विप फंडिंग, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और मिलिट्री आर्सेनल 1.5 लाख के आसपास के रॉकेट्स, टनलिंग, मैं कहूँगा टैंक्स, आपके तकरीबन 1 लाख के आसपास लड़ाकू, उसके अलावा आपके पास ड्रोन्स, आर्टिलरी, मतलब आप समझ सकते हो एक ऐसा नॉन स्टेट एक्टर, अगर हम कहें नॉन स्टेट एक्टर तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो राजनीति में भी सक्रिय है, 13 सीट उसकी पार्लियामेंट लेबनान में। तो ऐसे इसमें क्या अब इजराइल करे तो क्या करे, और उधर नीचे हुती यमन, तो ऐसे मैं कहूंगा हालात में इजराइल के पास लिमिटेड ऑप्शंस है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है, और वो लिमिटेड ऑप्शंस बिल्कुल
डॉक्टर मुश्ताक, मैं यहाँ आपको लाना चाहूंगा, लेकिन लिमिटेड ऑप्शन है इजराइल के पास में। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, उसने गजा में हमले किए, गजा पर हमले किए, मस्जिद पर हमला किया, वहां पर स्कूल पर हमला किया, 24 से 25 लोग मारे गए हैं, 100 के तकरीबन घायल हुए हैं, बेरूत पर भी लगातार हमले किए, 30 से ज्यादा मिसाइल रात को दागे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इजराइल का पावर तो लग रहा है कम नहीं हुआ, वो लगातार हमले पर हमले किए जा रहा है। जी, देखिए, इजराइल की पावर कम नहीं हुई है, और एक तरह से देखा जाए तो जितने भी अटैक्स हुए, चाहे वो गाजा में हुए हो या फिर साउथ बेरूत के अटैक्स हो जो कल रात और आज हुए हैं, इनका ऑब्जेक्टिव, दोनों तरफ अटैक करने का ऑब्जेक्टिव खासकर आजकल ये है कि जितने भी लीडरशिप के लोग बचे हैं उनको टारगेट किया जाए। इजराइल के पास ईरान को लेकर ऑप्शंस कम जरूर हैं, जैसे सर ने भी कहा, लेकिन इजराइल के पास लेबनान और गाजा को टारगेट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। वो ग्राउंड इनकर्जन भी कर सकते हैं, वो रॉकेट अटैक्स भी कर सकते हैं, और टारगेटेड असैसिनेशन करने की तो उनकी हिस्ट्री रही ही है। तो देखिए, बेरूत में जो भी अटैक हो रहा है उसका मुझे लगता है, जो न्यूज़ बहुत सारी वेस्टर्न मीडिया में भी आ रही है, वो ये है कि अभी इजराइल का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आज की डेट में ये है कि कि हिजबुल्लाह का एक लीडर है हशेम सफीउद्दीन, जो असैसिनेटेड लीडर थे हसन नसरल्ला, उनके रिश्तेदार हैं, और हिजबुल्लाह के अंदर ये माना जाता है कि आज की डेट में अगर कोई सबसे काबिल है हिजबुल्लाह की लीडरशिप संभालने के लिए तो वो हाशिम सफीउद्दीन ही है। तो बेरूत में, खासकर साउथ बेरूत में, जो कि शिया मेजॉरिटी और शिया डोमिनेटेड एरिया है, हिजबुल्लाह डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे जितने भी अभी एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं या मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, उनका प्राइमरी टारगेट अभी हाशिम सफीउद्दीन ही है। कुछ वेस्टर्न मीडिया खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि हाशिम सफीउद्दीन पिछले 2 दिन से इनकम्युनिकेडो हैं, किसी को पता नहीं वो कहाँ है, या फिर ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच ये भय फैल रहा है कि शायद उनका भी असैसिनेशन हो चुका है। तो जैसे अभी जनरल सर ने कहा कि जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं वो ईरान की तरफ है और हूथीज की तरफ है, क्योंकि वो काफी दूर है, और वहां तक या तो सिर्फ मिसाइल जाएंगी या फिर लड़ाकू विमान जाएंगे। लेकिन अगर कोलेटरल डैमेज को रोक कर या कम करके टारगेट करना है दुश्मन के लड़ाकुओं को, तो हमास के खिलाफ गाजा में और हिजबुल्लाह के खिलाफ साउथ लेबनान में इजराइल के पास, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के पास ग्राउंड ऑपरेशन का भी ऑप्शन बचता है। लेकिन क्या जनरल कुलकर्णी, जिस तरह से गजा में हमास के खिलाफ इजराइल को सफलता मिली, पूरा टनल वगैरह को बर्बाद कर दिया, क्या यहाँ भी सक्सेस मिल जाएगा? लेबनान में भी अटैक किया, एक टनल भी देखने में मिल रहा है साहब, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी सक्सेस मिलेगा इजराइल को? देखिए राजीव, क्या हुआ है, हमास के बरखिलाफ भी जब तक वो हॉस्टेजेस रिलीज नहीं होते, चाहे उनको 100 है, 100 में से पता नहीं 30 मर गए, 35 मर गए, 50 है, 70 है, वो किसी को भी मालूम नहीं है, तो हॉस्टेजेस हैं। जब तक वो हॉस्टेजेस रिलीज नहीं होंगे हमास से, हमास मतलब ये चलता रहेगा। तो गाजा पट्टी में 42,000 लोग मारे गए, पता नहीं कितने लाखों घायल हो गए, तबाह हो गया, खत्म है इजराइल का गाजा पट्टी का नामो निशानी मिट गया। तो वो टनल्स हैं और जबरदस्त टनल्स हैं जिसमें वो उनके पास जो हॉस्टेजेस है वो हैं। अब इजराइल के पास भी इनके 15,000 हॉस्टेजेस हैं, तकरीबन फिलिस्तीनी जो है 15,000 के आसपास, कुछ वेस्ट बैंक के और कुछ गाजा पट्टी के इनके पास है। तो वो जो सीज फायर के लिए जो बातचीत होती है, जिसमें हिजबुल्लाह का मानना है कि जब तक सीज फायर नहीं होगा गाजा में वो नहीं छोड़ेंगे, तो इजराइल कहता है हमारे जो आदमी आपके पास है वो रिलीज करो। अब उनका मानना है कि पहले हमारे रिलीज करो, पिछली बार जो रिलीज हुआ 30 की जगह पे 1, अब वो कहेंगे ना हमारे 3,000 आदमी एक आदमी के लिए रिलीज करो। तो ये जो अनबन की है, अब वो देखते हैं कौन जीतता है कौन। लेकिन हिजबुल्लाह का जो है, हिजबुल्लाह के लेबनान के जो है, ये लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ है, हिजबुल्लाह लेबनान नहीं है। लेबनान एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है जिसमें 30% क्रिश्चियन है, और 30% क्रिश्चियन होने के नाते उनका राष्ट्रपति होना चाहिए, तो उनका तो राष्ट्रपति नहीं है और सब कुछ। और जो सुन्नी है वो प्रधानमंत्री होना चाहिए, और जो शिया है वो स्पीकर होना चाहिए। तो एक ऐसे परिस्थिति में हिजबुल्लाह को और लेबनान को दिक्कत है। अब तो परेशानी ये है कि जिस प्रकार से नॉर्दर्न इजराइल से 60,000 के आसपास लोग पलायन कर गए हैं और डिस्प्लेस हुए हैं इजरायली,
उनको वापस लाना एक साल से मुश्किल हो रहा है इजराइल को, क्योंकि सदर्न लेबनान से जो हमले हो रहे हैं, अब सदर्न लेबनान से भी लाखों लोग डिस्प्लेस हो गए, लाखों लोग सीरिया की ओर चले गए, तो लेबनान को भी दिक्कत आ रही है। लेकिन जो 1701 जो रेजोल्यूशन है यूएन का 2006 वाला, वो क्या कहता है, वो बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि लिटनी नदी और ब्लू लाइन के बीच में लेबनीज आर्मी और यूनिफिल यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, ये यूनिफिल के 50 देशों का सदस्य, जो तकरीबन 11,000 से 15,000 के आसपास इसकी नफसियत आज की तारीख में तकरीबन 11,000 है, वो रहेंगे। अब वो जरूर है, यूनिफिल आज में है, उसमें भी अपने हिंदुस्तानी फौज का भी एक दस्ता है, तो वो वहां पर है। यूनिफिल का जो दस्ता है वो उस बफर जोन जिसे कह सकते हैं सदर्न लेबनान में, वो बफर जोन में है, और वहां पर लेबनीज आर्मी होनी चाहिए। अब लेबनीज आर्मी तो है ही नहीं। अब लेबनीज आर्मी के क्यों? क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह है, राजनीति में सक्रिय होने के नाते जो तैफ एग्रीमेंट था, वो तैफ एग्रीमेंट जब हुआ, जब अपना सिविल वॉर खत्म हुआ लेबनान में, तो सिर्फ हिजबुल्लाह को ही हथियार रखने की एक इजाजत थी, यानी कि सारों ने अपने हथियार सरेंडर किए, लेकिन हिजबुल्लाह को हथियार रखने की इजाजत थी। अब उस हथियार रखने की इजाजत होने के कारण और राजनीति में सक्रिय होने के नाते लेबनीज आर्मी को धीरे धीरे रिप्लेस होकर के हिजबुल्लाह आ गया उधर। अब हिजबुल्लाह ने उधर भी टनल बना रखे हैं, उधर भी उसके पास दस्ता है, और इजराइल के जो मैं कहूंगा आंख कान सब कुछ उधर है, उनको सारा पता है, क्योंकि 2000 तक तो वो वहीं पर थे। इजराइल कब विड्रॉ हुआ लेबनान से, वो सदर्न लेबनान से 2000 में, और जब 2000 में विड्रॉ हुआ तो जो ब्लू लाइन है उसके दक्षिण में आया जो नॉर्दर्न इजराइल है, तो ये जो इलाका है इजराइल छोड़ेगा नहीं। अब मुझे पक्का यकीन है कि इजराइल छोड़ेगा नहीं। इजराइल कहेगा ये जो बफर है इसको हम लेके छोड़ेंगे, जिसमें उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर दिया। अब उस ग्राउंड इन्वेजन में पहले ही दूसरे दिन में जबरदस्त झटका लगा, ऐसा झटका लगा कि वो एम्बुश हो गए, और उस एम्बुश में इजरायली मारे गए। और उसमें इजराइल को लगा कि इतना सब कुछ हमें मालूम होते हुए, यूनिफिल की वहां पे फौज होते हुए, वहां पे जो लोकल्स हैं उन्होंने सारा पलायन वहां से कर रखा है, खाली इलाका है, ऐसे कैसे हो गया? तो ये भी उनको एक खतरा है इजराइल को कि इतना इजी नहीं है वो ग्राउंड इन्वेजन। प्लस 1.5 लाख रॉकेट अभी जो हिजबुल्लाह के थे, चलो मान गए कि 50,000 खत्म भी हो गए, अब इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब भी उनके पास अगर 75-70,000 है, चाहे उसके कुछ भी नहीं, तो डालने की तो काबिलियत है ना। यानी कि वो जो बफर जोन है वो है सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 1000 स्क्वायर किलोमीटर का बफर जोन, उसमें वो लाखों रॉकेट डालने में उनको क्या जाता है, उन्होंने डालना ही है, और कोई रेंज की क्या जरूरत है, 70 किलोमीटर तो अंदर ही है, वो तो 27 किलोमीटर का वो बफर जोन है, तो 27 एट द सेंट्रल, नहीं तो 6 किलोमीटर इधर उधर करके तो 1000 स्क्वायर। तो इजराइल का कहना है कि वो कंसोलिडेट करेगा, और उस कंसोलिडेशन में वो ईरान के साथ पंगा नहीं लेगा, अभी नहीं पंगा लेगा जब तक वो ये इलाका सदर्न लेबनान का लेकर नहीं छोड़ेगा। वो लेगा, उस दौरान उसने जो करना था वो तो कर दिया। हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म, कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म, पेजर्स खत्म, वॉकी टॉकी खत्म, उनका विश्वास मोबाइल पे नहीं। तो ऐसी हालत में अभी इजराइल का दबदबा जरूर, मतलब दे आर ऑन द फ्रंट फुट। हिजबुल्लाह जो सोचा फ्रंट फुट पे, वो तो मारा गया, उसका परेशानी है। लीडरशिप के मामले में ये एक आतंकी संगठन है, तो ये कहना कि नसरुल्लाह चला गया तो कोई नहीं, सैफुद्दीन है, सैफुद्दीन भी कहते मारा गया। अब सैफुद्दीन की लड़की की शादी किससे हुई है, वो जो सुलेमानी था उनकी लड़की से शादी हुई है। तो ये एक इंटरनल मामला है जिसमें, और हिजबुल्लाह और हुदी ये शिया संगठन है, हमास सुन्नी संगठन था। लेकिन ईरान क्या चाहता है, इजराइल को हराना। क्यों हराना? अपने लीडरशिप के लिए, क्योंकि लीडरशिप में पहले ऑटोमन एम्पायर था, टर्की खत्म हो गया, सऊदी अरेबिया आया, सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से हाथ मिलाया, इजिप्ट ने इजराइल से हाथ मिलाया, जॉर्डन ने इजराइल से हाथ मिलाया। तो एक वहां पे लीडरशिप वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ईरान घुसा, और ईरान अब वो भी कैच 22 में, ईरान में भी खलबली मची हुई है। ईरान को भी पता नहीं चल रहा है कि अब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जाएंगे, या उसका ऑयल के इंस्टॉलेशन जाएंगे, या उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन जाएगा तो क्या जाएगा, ये दिक्कत है। लेकिन डॉक्टर मुश्ताक, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से इजराइल को गजा में सफलता मिली, हमास के खिलाफ पूरा लगभग खत्म कर दिया, हिजबुल्लाह का भी
टॉप लीडरशिप का है तो उसको खत्म कर दिया है इजराइल ने। तो क्या लेबनान में सफलता मिल जाएगा उतनी आसानी से? जो कहा जा रहा है कि इजराइल जो हिजबुल्लाह की जो आर्मी है इतनी पावरफुल आर्मी है, मिसाइल है, बॉम्ब है, बहुत कुछ है, बहुत वेल ट्रेंड जिसको कहते हैं, और लड़ने का सबसे बड़ा अनुभव है। 2006 में यही हिजबुल्लाह ने इजराइल को वापस जाने पर मजबूर किया था, और अब तो उसकी बात कहा जा रहा है कि उसकी ताकत और मजबूत हो गई है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वैसी सफलता मिल जाएगी जैसा इजराइल को गाजा में मिला, लेबनान में भी हिजबुल्लाह के खिलाफ? देखिए, अगर इजराइल को वैसी सफलता चाहिए साउथ लेबनान में जैसी उन्हें गाजा में मिली है, उसके लिए उन्हें बहुत टाइम देना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता जितनी जल्दी की अभी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बात कही है। कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में नहीं हो पाएगा। एक तो टेरेन बहुत डिफरेंट है। गाजा पट्टी इफेक्टिवली समंदर के किनारे बिल्कुल प्लेन एरिया है जहाँ पे अर्बन एनवायरनमेंट है, और वहाँ जितनी भी लड़ाई हुई है वो ज्यादातर या तो टनल वॉरफेयर हुआ है या अर्बन वॉरफेयर हुआ है, जिसको कई बार हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी कहते हैं। एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अपने चैलेंजेस होते हैं, और जिस तरह का थोड़ा सा माउंटेनस टेरेन है सदर्न लेबनान में, उसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो ये कि 2000 में जब इजराइल की आर्मी को सदर्न लेबनान से वापस जाना पड़ा था और 2006 में भी जब वापस जाना पड़ा था, तो जो बहुत बड़ा फैक्टर था वो सिर्फ ये नहीं था कि हिजबुल्लाह के पास कितने फाइटर्स हैं और हिजबुल्लाह के पास कैसे वेपन है, कैसा असला है, बट उसमें उनकी स्ट्रेटेजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब की बार फर्क ये है कि पेजर्स और वॉकी टॉकीज के थ्रू जो ब्लास्ट करे गए और जितने लोगों को टारगेट किया गया वो सब मिडिल और लोअर लेवल के कमांडर्स हैं। उन कमांडर्स को या तो उनकी हत्या हो गई है या फिर वो भी अस्पताल में है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे जो बिल्कुल लोअर लेवल के सोल्जर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन और कमांड स्ट्रक्चर नहीं चला सकते। अब इसका मतलब ये होगा कि जब इजरायली आर्मी ग्राउंड इंकर्जन के लिए गई है तो उन्होंने यही उम्मीद करी कि क्योंकि वहां कमांडर्स नहीं है और जितने भी सोल्जर्स होंगे वहां पे हिजबुल्लाह के उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होगी, और उसी उम्मीद में शायद उन्होंने ये कहा था कि हम कुछ ही हफ्तों में वो सक्सेस हासिल कर लेंगे जो हमें चाहिए, जिसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि जो 63,000 के आसपास इजरायलीज को घर छोड़ के जाना पड़ा है, रेफ्यूजी कैंप्स में वो रह रहे ताकि वो वापस आ सके। बट मुझे लगता है कि भले ही कमांडर्स ना हो, हिजबुल्लाह के सदर्न लेबनान में जितनी भी यूनिट्स पोस्टेड हैं वो ज्यादा हार्डकोर, ज्यादा मोटिवेटेड और ज्यादा एक्सपीरियंस सोल्जर्स हैं। उनके कमांडर्स भले ही उनके साथ ना हो, कुछ तकरीबन 30% अभी भी हैं, लेकिन वो हमास के सोल्जर्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंज दे सकते हैं, जिसमें टेरेन भी उनका हेल्प करेगा। और इसीलिए शायद हमने देखा कि पहले 24 घंटे 36 घंटे में ही 8 सोल्जर्स की मृत्यु भी हुई थी आईडीएफ की। तो इजराइल को अगर वही सक्सेस चाहिए तो उन्हें और टाइम देना पड़ेगा, और उस टाइम के बावजूद मुझे नहीं लगता कि इजराइल ने जिस हद तक हमास के सोल्जर्स को न्यूट्रलाइज किया है वैसा अभी वो हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। वो टारगेटेड असैसिनेशन और एयर स्ट्राइक्स के थ्रू लीडरशिप को जो असैसिनेट कर रहे हैं उससे उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि बॉटम अप अगर सोल्यूशन नहीं निकलता तो टॉप डाउन सोल्यूशन निकाला जाए। एक बार लीडरशिप खत्म तो जितने भी नीचे के सोल्जर्स हैं उनको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं देने वाला बचेगा, और इस तरह हम इनडायरेक्टली अपना एक दबदबा वहां इस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो जनरल कुलकर्णी, शायद यही वजह है कि इजराइल जो है, जो ईरान ने जो हमला किया, तकरीबन 200 मिसाइल दागे, इजराइल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि ईरान को जो है गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे और बदला जरूर लेगा, लेकिन अभी वो कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है इजराइल। देखिएगा, रिफ्यूलिंग बहुत मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं है। आपको 2000 अगर किलोमीटर जाकर के हमला करना है तो आपने सऊदी अरेबिया के ऊपर भी एयर स्पेस उनका इस्तेमाल करना है, जॉर्डन का भी एयर स्पेस इस्तेमाल करना है, इराक सीरिया जो उनके बरखलाफ है उनका भी एयर स्पेस इस्तेमाल करना है। तो उनको अमेरिका की मदद चाहिए, और उस अमेरिका की मदद में इतने उनके पास जो रॉकेट्स है, मिसाइल्स है, इजराइल के पास जरूर है। ये नहीं कि वो भी टारगेट नहीं कर सकते, 1500 या 2000 उनके पास है और वो टारगेट कर सकते हैं। तो उसमें दिक्कतें काफी आती है, और वो जो मकसद है वो हल नहीं होगा। मतलब जस्ट दिखाने के लिए या टिक करने के लिए, खाना पूर्ति के लिए हमला ठीक है, पर जो जिस प्रकार आप चाहते हैं, अगर मैं कहूंगा हानिया को मारा है
और हनिया को तेहरान में मारा है, तो वो टारगेट हुआ। मतलब उसका इजराइल ने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि मैं एक आदमी को वहां पे मारने की काबिलियत रखता हूं। चाहे उन्होंने उसका ये नहीं लिया, मतलब कहानी अभी तक इजराइल ने ओपनली की उन्होंने मारा, पर कहा जाता है मोसाद जो भी है इंटेलिजेंस सर्विसेज, उन्होंने उसको मरवाया और प्रिसिजन शूटिंग हुई और या बर्बादी हुई, जो भी हुआ तो हनिया गया उसमें। अब जो लेबनान की बात है, लेबनान में बर्फ गिरेगी और बर्फ गिरेगी 15 दिसंबर के आसपास से वहां पे लेबनान में बर्फ गिरती है। तो बर्फ गिरने से पहले ये जो 1-2 महीने का मौका है, इसमें उसने कम से कम वो लिटनी जो नदी है जिसके बारे में और जिसका ज्ञान इजराइल को बहुत अच्छा है, क्योंकि वो वहीं पर थे 15-20 साल लगातार उसी इलाके में थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम टेरेन का नॉलेज है। पर इजराइल को ये भी मालूम है कि वहां पर टनल्स है, उसको ये भी मालूम है कि ये जो दस्ता है हिजबुल्लाह का, उन्होंने अपने आप को काफी मजबूत बना रखा है। लेकिन इजराइल अगले 1-1.5 महीने के अंदर उसने लेना है। अगर उसने इस 1.5 महीने के अंदर और बर्फ गिरने से पहले लेबनान में नहीं लिया, तो फिर इजराइल को आफत आ जाएगी, जैसे फिर यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, वैसे इधर भी होने का खतरा है। और जितना लंबा खींचेगा, उधर फिर ईरान जो है वो धीरे धीरे अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तेल नहीं निकलने देगा। आप रेड सी में जो हरकतें हो रही है वो शुरू हो जाएंगी। 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज इधर से निकलता है। आप समझ सकते हैं, इतना तेल अगर इंटरनेशनल मार्केट में ना जाए तो आज जो $75 $80 जिसमें ऑलरेडी $5 का इजाफा हो गया है, वो तो कम से कम $80 और बढ़ेगा, यानी कि तेल 150 से $200 जाएगा। क्या ये जो कीमतें बढ़ेंगी, ये क्या पूरे विश्व भर में इसपे क्या असर होगा? अमेरिका में इलेक्शंस हैं, तो ये सबको देखते हुए इजराइल के पास अभी जो है लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस वो करेगा कंसोलिडेशन इन लेबनान और साउथ लेबनान। या लेकिन जनरल कुलकर्णी, एक सवाल यह भी उठता है कि अगर दोनों की बात करें, चाहे इजराइल और ईरान की बात करें, दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने पर उतारू हैं, मरने मारने को तैयार है अभी का जो स्टेटस है। लेकिन अगर मिलिट्री पावर की बात करें तो इजराइल अगर टेक्निक की बात करें तो उसमें बहुत आगे है, लेकिन अगर नंबर की बात करें तो ईरान भी अच्छा खासा है, उसे कहीं ज्यादा अगर बात करें तो आगे है सर। देखिए, ईरान के साथ ग्राउंड इन्वेजन तो है नहीं ना, चाहे उनके पास लाखों में भी फौज हो, क्या फर्क पड़ता है उसको? ईरान ने इजराइल ने जाके हमला थोड़ी करना है, चाहे इसके पास 2.25 लाख की फौज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जहां तक एयरक्राफ्ट का सवाल है, चाहे ऑलमोस्ट बैलेंस्ड है, बट क्वालिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, स्टिल्थ एयरक्राफ्ट हैं, वो भी 2000 किलोमीटर लेने के लिए उनको रिफ्यूलिंग चाहिए, यानी कि इसमें मदद उनको चाहिए, वो है अमेरिका। अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो उसको मदद कर सकता है। अभी जो 180 मिसाइल गिराए और इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इजराइल का नुकसान हुआ, इतना सब कुछ आयरन डोम होते हुए, डेविड स्लिंग होते हुए, एरो होते हुए, अमेरिका की पूरी मदद देते हुए, उनके नेवी की उनकी मदद लेते हुए, पिछली बार तो जॉर्डन ने मदद की, इस बार तो सिर्फ अमेरिका और इजराइल ने ही 180 मिसाइल का बर्बादी की। उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल डाले, हाइपरसोनिक यानी कि साउंड की स्पीड से 5 से 10 गुना ज्यादा, तो आप समझ सकते हैं डिटेक्शन टाइम कितना कम हो गया है। तो ऐसे हालात में अमेरिका भी नहीं चाहता, इसलिए अमेरिका ने एक तरीके से मैं कहूंगा इनको आगाह किया है कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और ऑयल इंस्टॉलेशन को नहीं ठोकेंगे। ठोकना तो क्या, वो अमेरिका ने की मदद से ही उन्होंने उनको उड़ाना है। तो ये सब को देखते हुए लिमिटेड ऑप्शन हैं इजराइल के पास, और वो है कंसोलिडेशन इन सदर्न लेबनान, कंसोलिडेशन इन गाजा, गाजा पट्टी को पूरा अपने काबू में लेना, सदर्न लेबनान को काबू में लेना। ईरान तो मैं कहूंगा एक वक्त दोस्त था, आज दुश्मन बन गया है, उसको तो कभी भी टैकल कर लेंगे। उनको मालूम है रेवोल्यूशनरी है, खामेनी साहब है, पता नहीं कितना दिन जिंदा रहते हैं, तो उनको भी सब मालूम है कि क्या करना है। उनको जो मोसाद इंटेलिजेंस है वो तो काफी डीप है ना। उनको ईरान को ही डर लगता है कि उनका ही कोई एक जनरल मोसाद का इन्फॉर्मर ना हो। तो ऐसी हालत में ईरान को भी डर है, और ईरान भी नहीं चाहेगा इजराइल के साथ अब इससे ज्यादा। वो भी जो कार्रवाई की उन्होंने इसलिए की हौसला अफजाई के लिए। किसकी हौसला अफजाई? हिजबुल्लाह की हौसला अफजाई। जब हिजबुल्लाह के इतने लीडर्स मारे गए तो उनको ये नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कोई भी सुन्नी देश आगे नहीं आया है, कोई भी सुन्नी देश आगे नहीं आया है। ईरान ही अपने शिया लोगों को लेकर के एक मैं कहूंगा लीडरशिप का नेतृत्व की लड़ाई को लेकर के इजराइल के साथ लड़ने में लगा हुआ है, और सारे सुन्नी देश इजराइल से हाथ मिलाने में लगे हुए हैं। तो ये जो एक विडंबना है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन डॉक्टर मुश्ताक, जो धार्मिक नेता है ईरान के खamenei साहब, उन्होंने कहा है कि
अरब देश के जितने मुसलमान हैं वो एकजुट हो जाए। सिया सुन्नी की बात नहीं की है, मुसलमानों की बात की है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड की बात की, सब एकजुट हो जाए और मिलकर जो है इजराइल को सबक सिखाएं। इसका कितना असर आप देखते हैं ग्राउंड में, क्या होगा इसका कुछ असर? देखिए, अरब देशों के बारे में एक बात कही जाती है कि जो आम जनता का ओपिनियन है उसके लिए इंग्लिश में फ्रेज यूज किया जाता है अरब स्ट्रीट, कि अरब स्ट्रीट में जो ओपिनियन रहता है वो हमेशा लीडरशिप के ओपिनियन के साथ मैच नहीं करता। जो अरब स्ट्रीट का जो मुस्लिम देश हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट के हो चाहे नॉर्दर्न अफ्रीका के हो, वहाँ बहुत ज्यादा सिंपैथी है फिलिस्तीनी कॉज को लेकर, पैलेस्टीनियन नेशनल मूवमेंट को लेकर। तो अरब स्ट्रीट में पॉपुलर ओपिनियन में कोई भी पावर, कोई भी कंट्री जो पैलेस्टीनियन स्टेट को बनने की बात करते हैं, उस कंट्री के लिए अपने आप सिंपैथी पैदा होती है, चाहे वो शिया कंट्री ईरान ही क्यों ना हो। लेकिन इस अरब स्ट्रीट का डायरेक्ट इफेक्ट कंट्रीज के, चाहे वो मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, उन कंट्रीज के लीडरशिप के डिसीजन में नहीं जाता, क्योंकि ये सारे देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। ये किसी न किसी तरह के या तो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं या मोनार्की वाले स्टेट्स हैं, जहां पे पब्लिक ओपिनियन का सिर्फ इस तरह से ध्यान रखा जाता है कि कोई सत्ता से हमको हटाने के लिए किसी तरह का कोई रेवोल्यूशन ना करे, उसके बियॉन्ड उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो ईरान ने जब जब ये कहा है, 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से कंटिन्यूअसली ईरान के जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं, जो दो आयतुल्ला अब तक हुए हैं, खोमेनी और खामेनाई, दोनों ने यही कोशिश करी है कि अरब स्ट्रीट को एड्रेस किया जाए और अरब स्ट्रीट को इस तरह से अपने फेवर में लिया जाए कि वो सुन्नी जो रूलर्स हैं उनको डिसीजन लेने पे मजबूर कर सके, और ये आज तक हो नहीं पाया है। सो अरब स्ट्रीट में जितना भी सिंपैथी है ईरान के लिए, हिजबुल्ला के लिए या पैलेस्टीनियंस के लिए, उसका हम कोई असर नहीं देखेंगे कंट्रीज के डिसीजन मेकिंग पे, चाहे वो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो, चाहे वो जॉर्डन के किंग हो, चाहे वो सीरिया के प्रेसिडेंट हो। ये सब अपने अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए और अपने पॉलिटिकल फायदे को देखते हुए डिसीजन लेंगे। तो इसमें अब होगा ये कि ईरान के साथ घूम फिर के वही कंट्रीज खड़ी होंगी जो कि शिया मेजॉरिटी है, यानी इराक हो गया, यानी सीरिया हो गया। अगर कोई एक कंट्री है जो कि सुन्नी कंट्री है, लेकिन वो सुन्नी कंट्री होते हुए भी ईरान का सपोर्ट करती है, वो सिर्फ एक कंट्री, वो है कतर। और उसके पीछे कतर का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि कतर एक बहुत छोटी कंट्री होते हुए भी और सऊदी अरेबिया के बिल्कुल पास में होते हुए भी वो कई बार ईरान और सऊदी अरेबिया की राइवलरी को इस तरह से यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके। उनके लिए भी एक अलग फेज यूज किया जाता है कि दे पंच अबव देयर वेट, वो जितना उनकी ताकत है, जितनी उनकी इकोनॉमी है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा रोल वो प्ले करते हैं अरब स्ट्रीट में, क्योंकि वहां की रूलिंग फैमिली के कंट्रोल में आता है अल जजीरा, जिनको उन्होंने एक हथियार की तरह यूज किया है कि किस तरह अरब स्ट्रीट को अपने फेवर में रखा जाए। लेकिन खामेनाई जी ने जो कहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो कहा है, उसका डायरेक्ट असर नहीं होने वाला। सिर्फ जो शिया ग्रुप्स हैं या जो इजराइल के अगेंस्ट लड़ने वाले ग्रुप्स हैं, वो ही कंटिन्यू करेंगे ईरान का सपोर्ट करना। यूएई हो गया, चाहे इजिप्ट हो गया, चाहे जॉर्डन हो गया, चाहे सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे बहरीन हो गए, ये सारी कंट्रीज ईरान को ट्रस्ट नहीं करते। इनको डर लगता है कि अगर हम ईरान के साथ देंगे तो एक तो अमेरिका हमारे साथ नहीं होगा, हमें जो वेपन्स मिलता है, हमें जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो नहीं मिल पाएगी, टेक्नोलॉजिकल हेल्प नहीं मिल पाएगी, और दूसरा ईरान के साथ खड़े होने से डर ये है कि ईरान कहीं अपना शिया इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट ना कर दे हमारी तरफ, और हमारी जो पकड़ है अपने देश के ऊपर उस पर भी चैलेंज ना हो जाए। तो जनरल कुलकर्णी, क्या लगता है कि अभी जो हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में, क्या ये आग जो है और भड़केगी या कुछ बातचीत से रास्ता निकलेगा? क्या लग रहा है कि ये देखिए, जो हिस्टोरिकली अगर आप देखें, जो फिलिस्तीन है, मतलब द लैंड इज फिलिस्तीन, पैलेस्टीनियंस जो है वो दोज आर दोज रेजिडेंट्स ऑफ दैट एरिया जिसे फिलिस्तीन कहा जाता था, जिसमें ये यहूदी भी शामिल हैं। यहूदी भी फिलिस्तीन में ही रहते थे। दैट लैंड वाज कॉल्ड फिलिस्तीन। अब जो बच गए, उस वक्त जो बचे, जब 1948 में जो हुआ, कितने बचे? 7.5 लाख। 7.5 लाख लोग, जो जिसको पैलेस्टीनियंस कहते थे, जिस इलाके पे इजराइल बना है, वो जो डिस्प्लेस हुए, उनके लिए दैट यूनाइटेड नेशंस और UNRWA जो रिलीफ वर्क्स एजेंसी है, 7.5 लोगों को खाना खिलाना, उनका देखभाल करना, एजुकेशन करना, हेल्थ देखना था। आज की तारीख में दैट UNRWA
7.5 लाख लोगों को नहीं खिला रहा है, वो 5.8 मिलियन पैलेस्टीनियंस को खाना खिला रहा है। 5.8 मिलियन, और खड़ा किया था 1949 में फॉर हाउ मेनी पीपल, वो 7.5 लाख। और उसको फंडिंग कौन करता है? मैक्सिमम फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका, मैक्सिमम फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, अब सऊदी अरेबिया भी देता है। मतलब जो देश इनको खाना खिला रहे हैं वही देश दूसरे देश को हथियार देकर के इनके बरखिलाफ लगे हैं। अब आप देखिए, और एक और विडंबना, 1967 ये हम लोग जो 2 स्टेट सॉल्यूशंस की बात करते हैं, 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या हुआ? यानी कि फिलिस्तीन को, पैलेस्टीनियंस को, फिलिस्तीन तो लैंड वो भाई, पैलेस्टीनियंस को उनका एक देश देना है ना, दैट इज द मेन पर्पस कि उनको देश देना है। कौन से देश देना है, कहां पे देना है? जो प्रिज्यूमिंग कि दो देश वो जो चाहते हैं, एक गाजा पट्टी हुआ और दूसरा वेस्ट बैंक हुआ, जिसका सोल्यूशन पहले से ही था कि ये इनको जाएगा और जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी होगी। चलो ठीक है ना, ये हुआ। अब आप मुझे बताइए 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ, गाजा पट्टी किसके पास थी? सिनाई पेनिनसुला किसके पास था? इजिप्ट के पास था। इजराइल ने उनको हराया और जीता। बाद में सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस किया, जिससे कि दोस्ती बनी रहे। और वो गाजा पट्टी 1967 तक किसके पास थी? इजिप्ट के पास थी। वेस्ट बैंक किसके पास था? जॉर्डन के पास था। अगर वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास था और ये उसके पास, क्यों नहीं उन्होंने फिलिस्तीनियों को देश दे दिया? क्यों इजराइल की इंतजार की उन्होंने? अब इजराइल के पीछे लगे कि अब इनको फिलिस्तीनियों को देश दो। एक यही नहीं, आप वन मोर पॉइंट, आप मुझे ये बताओ, इन ब्लैक सितंबर 25,000 पैलेस्टीनियंस को किसने मारा? जॉर्डन ने मारा। किससे मरवाया? जियाउल हक से मरवाया। जियाउल हक कौन है? जो राष्ट्रपति बना पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से ब्रिगेड लेकर के गया। किधर गया? किंग जॉर्डन के पास। किंग जॉर्डन ने 25,000 फिलिस्तीनियों को किससे मरवाया? जियाउल हक से मरवाया। ये लोग कहां गए? उसके बाद लेबनान में गए, और लेबनान में बनकर के क्या हुआ? ईरान ने फिर उसकी लीडरशिप ली 79 रेवोल्यूशन के बाद, और इन सबको खड़ा किया इजराइल। तो आप देखिए, विडंबना देखिए कि क्या फिलिस्तीनियों के लिए वहां पे वो जो अरब के लोग हैं, ये भी अरब है, क्या सहानुभूति है? शक होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है कि कहीं शक है और नहीं है। मेरा सवाल है कि अभी जो हालात जो बिगड़ रहे हैं, क्या हालात और ज्यादा खराब होंगे सर, कि कुछ कंट्रोल में, कुछ बातचीत, क्या लग रहा है सर? नहीं, देखिए, हालात जब तक वो होस्टेजेस जो है वो रिलीज नहीं होते हैं, हमास के ऊपर लगातार प्रेशर रहेगा। अभी 80% ऑफ हमास इज गॉन, आई थिंक वो पड़े रहेंगे। पर ये कहना हमास का या हिजबुल्लाह का, ये यहूदियों को समुद्र में फेंक देंगे, समुद्र में नहीं फेंक सकते। और इनका ये कहना कि हम इनको बर्बाद कर देंगे, वो भी बर्बाद नहीं कर सकते। इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजी, एंड दैट आइडियोलॉजिकल वॉर इज नॉट सो इजी टू फाइट। आप देखिएगा कि गाजा पट्टी में 42,000 लोग मर गए। क्या वहां पर एक विद्रोह नहीं हो सकता था? लोगों का, लोग नहीं खड़े हो सकते थे? लेबनान में हो जाएगा, बिकॉज लेबनान में क्रिश्चियन भी हैं, सुन्नी भी हैं, वो शायद हिजबुल्लाह के बरखिलाफ खड़े हो जाएंगे कि भाई हमको नहीं चाहिए। 2006 में हमारा बर्बाद हो गया बेरूट, अब आपने फिर हमारे बेरूट बर्बाद कर दिया। इनकी तो इकोनॉमी टूरिज्म पर है ना, तो टूरिज्म तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। तो मुझे लगता है इजराइल अगले 1-1.5 महीने के अंदर कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद छोड़ देगा। अमेरिका का प्रेशर होगा, जो भी राष्ट्रपति बनता है अब जनवरी तक फिर देखी जाएगी। तब तक मुझे लगता है काफी इंटरनेशनल प्रेशर ईरान पे भी आएगा। ईरान के जो आज के राष्ट्रपति हैं वो बहुत अच्छे इंसान दिखते हैं, उनका जो सोच है, मॉडरेट सोच है, वो ईरान को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं भड़केगा। लड़ाई सिर्फ सदर्न लेबनान तक ही सीमित रहेगी और हिजबुल्लाह के बरखिलाफ ही लगी रहेगी। डॉक्टर मुश्ताक, आप कैसे देखते हैं, लड़ाई और आगे बढ़ेगी या कंट्रोल हो जाएगा धीरे धीरे जो सिचुएशन? देखिए, ज्योग्राफिकली मुझे लगता नहीं कि लड़ाई का स्प्रेड और बढ़ेगा, एंड मैं सर के साथ एग्री करता हूँ। ईरान के खिलाफ कोई ग्राउंड अटैक करने का ऑप्शन वैसे भी इजराइल के पास नहीं है। इजराइल का भी जितना ग्राउंड इंकर्जन सदर्न लेबनान में चल रहा है वो थोड़ा सा शायद एक्सपैंड और हो जाएगा, लेकिन उसके बियॉन्ड ये लड़ाई और नहीं बढ़ेगी। जैसे सर ने बहुत अच्छा पॉइंट पहले भी कहा था कि ये लड़ाई इजराइल और लेबनान के बीच नहीं है, ये लड़ाई इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच है। और जो अभी लेबनान के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कह दिया है कि हम यूएन रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड अगर इजराइल भी उस रेजोल्यूशन के एक पार्ट ये भी था कि इजराइल भी जो शीबा फार्म्स को कंट्रोल करता है उसको लेबनान को वापस दे दे। तो लेबनान की लीडरशिप की तरफ से बिल्कुल सही सिग्नल आ रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस पूरे प्रकरण को किसी न किसी तरह से निपटाया जाए। लेकिन अब जो बॉल है वो इजराइल के पाली में है। इजराइल को डिसाइड करना है कि कब वो ये एनालिसिस करेंगे और सोचेंगे कि उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं।
इजराइल को ये डिसीजन लेना है कि उन्हें कितना और पुश करना है और कब रुकना है। लड़ाई और आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन लड़ाई तब तक चलती जरूर रहेगी जब तक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ये डिसीजन न ले ले कि उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गए हैं। ये कब हो, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर खुद ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करते रहते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली ही एक नया ऑब्जेक्टिव ऐड कर दिया कि जितने भी गए हैं लोग नॉर्दर्न इजराइल से, यहूदियों को जाना पड़ा, अपने घर छोड़ने पड़े हैं, वो जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक हमारे मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होते। अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या पता कल वो एक नया मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ऐड कर दें, तो लड़ाई फैलेगी नहीं, लेकिन कंटिन्यू अभी होती रहेगी जब तक नेतन्याहू चाहते हैं। नेतन्याहू के ऊपर अभी कोई भी प्रेशर डालने वाला नहीं है। अगर अमेरिका में इलेक्शन नहीं हो रहे होते राष्ट्रपति के, तो शायद अमेरिकन राष्ट्रपति थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली प्रेशराइज कर सकते थे, लेकिन नेतन्याहू के लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की डेट में उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जब जब यूरोपियन यूनियन के कोई भी लीडर इजराइल को रोकने की कोशिश करता है, नेतन्याहू एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत होलोकॉस्ट का यूज करके उन्हें गिल्ट फीलिंग देते हैं, और इस वजह से यूरोपियंस कभी भी उनके खिलाफ ज्यादा स्ट्रांग एक्शन नहीं ले पाए हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंच लीडर्स ने कभी ये कोशिश करा है, लेकिन अभी फ्रांस भी ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर पा रहा है। तो आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए शुक्रिया सर। थैंक यू मुस्तक, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।